औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या है? अगर आम ज़बान में हम बात करें तो जी हाँ, करेक्ट, डिलीवरी को भी हम पार्चुरेशन कहते हैं सिंपली, या द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वन, दैट इज आल्सो नोन एज द पार्चुरेशन। ठीक है, बट व्हेन वी टेक इट टेक्निकली तो फिर हम कहेंगे, तो टेक्निकली पार्चुरेशन क्या है? The process of expulsion of fetus and fetal membrane through the natural orifice by natural forces। समझ रहे हैं बात को? यानी टेक्निकली साइंटिफिकली अगर हम पार्चुरेशन की बात करें तो पार्चुरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फीटस बाहर आता है, उसके बाद उसकी फीटल मेम्ब्रेन बाहर आती है, बट बाय नेचुरल प्रोसेस एंड बाय नेचुरल फोर्सेस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी वो जो उसका कुदरती रास्ता है, जो पाण सिंधी में चवंदा हूँ, जो कुदरती लंघा है, रस्तो है, तो वहां से बच्चे का उसकी फीटल मेम्ब्रेन का बाहर आना बाय नेचुरल प्रोसेस, तो उस प्रोसेस को, उस अमल को हम कहते हैं क्या? पार्चुरेशन। क्लियर? दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस दैट इज फॉलोड बाय पेन, डिस्कम्फर्ट एंड जनरल डिस्टर्बेंस। याद रखिए, कोई भी अमल हो, दर्द के सिवा वो सरअंजाम नहीं पाता। कोई भी काम हो, तकलीफ नहीं होती तो वो काम नहीं होता, क्योंकि पार्चुरेशन एक अमल है, एक प्रोसेस है, तो जाहिर सी बात है उसमें बच्चे को, माँ को तकलीफ होती है, डिस्कम्फर्ट फील होता है और जनरल डिस्टर्बेंस होती है, तो इन सब के बाद जो है वो होती है पार्चुरेशन। ओके, दिस इज ट्रिगर्ड बाय द फीटस। व्हाट डज इट मीन? यानी ये जो पार्चुरेशन का अमल है, इसको शुरू बच्चा करता है, इसको शुरू फीटस करता है, एंड देन इट इज कंप्लीटेड बाय द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ एंडोक्राइन, न्यूरल एंड मैकेनिकल फैक्टर्स। समझ रहे हैं बात को? या सिंपली ये बात बताऊं, अगर मस्तोई साहब पैदा हो रहे थे तो मस्तोई साहब जी जमण जे वक्त, यानी इसके पैदा होने के वक्त जो स्टार्टिंग किक थी वो इन्होंने लिया था, and then that is completed by the complex interaction of endocrine, neural as well as mechanical factors, and this condition is especially applies, this condition जो है, ये वाली कंडीशन स्पेशली लागू होती है जानवरों के अंदर, यानी कि बर्थ का जो अमल है उसको ट्रिगर करता है कौन? फीटस। ओके, देन कंप्लीटेड बाय द एंडोक्राइन, न्यूरल एंड अदर मैकेनिकल फैक्टर्स। ठीक, आगे चलते हैं। अच्छा, नाउ मैकेनिज्म ऑफ पार्चुरेशन, यानी ये जो पार्चुरेशन का अमल है ये कैसे सर अंजाम जो है वो होता है, या ये कैसे अमल में आता है, इसके पीछे कौन से फोर्सेस हैं। इससे पहले कि हम इसका साइंटिफिक वे से जो है वो इसको डिस्कस करें, एक चीज़ है, व्हेन आई वाज रिसाइटिंग द होली कुरान, तो मुझे सूरह एराफ की आयत नंबर 189 में जो उसकी ट्रांसलेशन मिली वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा बिफोर गोइंग टू डिस्कस इट साइंटिफिकली। ओके, अच्छा, तो ये है वो कुरान पाक की आयत करीमा जिसका मैं आपको तर्जुमा जो है उसकी ट्रांसलेशन सुनाने जा रहा हूँ। यानी ट्रांसलेशन है कि वो खुदा है जिसने एक इंसान यानी आदम को पैदा किया और उसमें से ही उसका कपल बनाया ताकि वो उसके साथ रहे, और फिर जब इंसान अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करता है तो वो जो बीवी है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, यानी हमल से हो जाती है। देन वो जो बच्चा होता है वो उसको लेकर घूमती रहती है, फिरती रहती है, वो उसके पेट में ही रहता है, और फिर जब वो ही बच्चा हेवी हो जाता है, जब उसका वजन बढ़ जाता है, तो दोनों यानी कि हस्बैंड और वाइफ वो अपने खुदा से दुआ मांगते हैं कि जेकर के क्यों ना आप हमें, अगर आप हमें एक नेक औलाद अता करें तो हम ज़रूर आपके शुक्रगुजार रहेंगे। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो है वज़न, यानी कुरान पाक में भी ये है कि जब बच्चा जो है वो हेवी हो जाता है, जब उसका वज़न ज़्यादा हो जाता है,
तो इट मीन्स उसके दिन कंप्लीट हैं और अब उसे बाहर आना है। तो ये एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको एक मैकेनिज्म का थोड़ा सा जो है वो बताया, जो चीज़ मैंने कुरान पाक के अंदर पढ़ी है, सूरह एराफ आयत नंबर 189। ओके, mechanism of parturition from scientific point of view at the completion of gestation। जैसे ही gestation का पीरियड यानी प्रेगनेंसी का पीरियड मुकम्मल होता है, due to increase in size of the fetus, due to increase in size of fetus and increased metabolic demand for its rapid growth causes stress, and this is an stimulus for the secretion of ASPH, adrenocorticotropic hormone, by the fetal pituitary। समझिएगा क्या कहना चाह रहा है? जैसे ही प्रेगनेंसी का पीरियड मुकम्मल हो, मिसाल के तौर पर लड़कुमार अम्मा के पेट में थे, जैसे ही इनकी अम्मा के या इनके 9 दिन मुकम्मल हुए, जैसे ही इनके 9 दिन मुकम्मल हुए तो क्या हुआ? इनकी साइज बढ़ गई, फीटस की साइज बढ़ गई, उसकी डिमांड्स बढ़ गई। समझ रहे हो बेटा? मेटाबॉलिक उसकी जो डिमांड्स है वो बढ़ गई। यानी आप कह सकते हैं दूसरे अल्फाज में, अगर सिंपल जबान में मैं बात करूं तो उसकी जरूरतें बढ़ गई, उसकी ख्वाहिशें भी बढ़ गई। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स रैपिड ग्रोथ दैट कास्ट, और उससे क्या हुआ? स्ट्रेस पड़ा, मदर के ऊपर भी स्ट्रेस पड़ा, एंड दिस इज एन स्टिमुलस फॉर द सीक्रेशन ऑफ अ हार्मोन बाय द पिट्यूटरी, और उसे कहते हैं फीटल कार्टिसोल। ठीक है, यहां तक समझे? यहां तक समझे? सिंपल है बेटा। जैसे ही गेस्टेशन पूरी हुई, ठीक है, बच्चे की साइज बढ़ गई, जाहिर सी बात है, और जब साइज बढ़ गई तो उसकी डिमांड्स बढ़ गई। ये बिल्कुल बेटा उसी तरह है जैसे आप मसलन जो बड़े होते हैं आपकी ज़रूरतें बढ़ती हैं। पहले आप जो है वो नंगे पांव घूमते हैं, छोटे होते हैं, फिर कहते हैं नहीं मुझे शूज चाहिए, नहीं, पहले आप जो है खाली चड्डी बनियान में घूमते हैं, फिर आप कहते हैं नहीं मुझे जो है पैंट चाहिए, शर्ट चाहिए, ब्रांडेड कपड़े चाहिए। मतलब जैसे जैसे इंसान बढ़ता है तो उसकी ज़रूरतें, बिल्कुल वही चीज़ें माँ की पेट में भी जैसे वो बढ़ रहा है, तो जब गेस्टेशन पूरी हो रही है तो उसकी मेटाबॉलिक डिमांड्स बढ़ रही है, ठीक है, और उनकी वजह से क्या हो रहा है? स्ट्रेस पड़ रहा है, और वो स्ट्रेस क्या है? दैट इज अ सिग्नल, दैट इज अ स्टिमुलस फॉर द रिलीज ऑफ फीटल कार्टिसोल। समझ रहे हैं? क्लियर हुआ? चलो आगे चलते हैं। द एड्रिनल कार्टिकॉइड यानी कि इज देन रिलीज्ड फ्रॉम द एड्रिनल फीटल एड्रिनल कार्टेक्स। फिर एड्रिनल कार्टिसोल जो है वो फीटल एड्रिनल कार्टेक्स से वो रिलीज होता है। द एलिवेटेड लेवल ऑफ कार्टिसोल, ये जो कार्टिसोल की बढ़ती हुई लेवल है, ये क्या करती है? दिस causes a cascade events, that causes a cascade events that causes dramatic change in the endocrine condition of the dam। और उससे क्या होता है? जो एंडोक्राइन यानी कि हार्मोनल कंडीशंस जो है बेटा डैम की, उनमें पावरफुल ड्रामेटिक का यहाँ पर से क्या मतलब है? ड्रामा माना वो ड्रामा नहीं जो ड्रामा आप लोग करते हैं और देखते हैं, वो ड्रामा यानी पावरफुल। फिर वो पावरफुल एंडोक्राइन के अंदर क्या होती है बेटा? चेंजेस जो हैं वो आ जाती है, ठीक है। और ये चेंजेस कौन लेकर आ रहा है? कार्टिसोल। कौन बेटा? कार्टिसोल, ठीक है। अच्छा आप देखिएगा, ये जो एंडोक्राइन चेंजेस हैं, दिस एंडोक्राइन चेंजेस, जी जी, दिस एंडोक्राइन चेंजेस काजेस टू मेजर इवेंट्स टू अकर। पहला इवेंट क्या है? पहले क्या होता है पार्चुरेशन के मैकेनिज्म में? रिमूवल ऑफ द प्रोजेस्टेरोन ब्लॉक। क्या बेटा? रिमूवल ऑफ द मायोमेट्रियल प्रोजेस्टेरोन ब्लॉक दैट इनेबल्स द मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस टू बिगिन। हमें पता है कि प्रोजेस्टेरोन जो है जब तक रहेगा तब तक प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी। तो पहला काम क्या होना है? ये एंडोक्राइन चेंजेस जो हो रही है, इसमें दो अहम जो है इवेंट्स हो रहे हैं। पहला इवेंट में क्या होगा? ये जो प्रोजेस्टेरोन ब्लॉक है इसको क्या करना है? रिमूव करना है। पुत्र ये जो गंढवान इनके खोलना हुआ, ये जो दरवाजा बंद पड़ा है इसको
ओपन करना है, ये जो ब्लॉक पड़ा हुआ है आगे इसको हटाना है, रास्ता बनाना है, किसके लिए? बेबी के लिए, ताकि वो इजीली बाहर आ सके। ठीक है, जब प्रोजेस्टेरोन ब्लॉक रिमूवल होगा तो आपको पता है क्या होगा, मायोमेट्रियल यानी कि यूट्रस की जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि हमें पता है बेटा कि ये जो प्रोजेस्टेरोन है ये यूट्रस की जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं उनको स्लो डाउन कर देता है, ये यूट्राइन टोन को मेंटेन करता है, समझ रहे हो? लेकिन जैसे ही इस ब्लॉक को रिमूव किया तो क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ जाएंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बेटा समझ रहे हो? हेलो, ओके। The increased reproductive tract secretions particularly by the cervix, वो जो reproductive tract है फिर उसकी secretions बढ़ जाएंगी, क्योंकि ब्लॉक हट गया, अब नहर में पानी ज्यादा आएगा, क्योंकि वो जो गड्ढा था बेटा, वो जो ब्लॉक था, वो जो ब्लॉकेज थी जो गंदो हुई वो हटाए चीजों से, अब सारा पानी आएगा, बाजू को भी मिलेगा, जोई को भी मिलेगा, क्योंकि ब्लॉक हमने हटा दिया, secretions बढ़ जाएंगी। कौन सी सिक्रेशन? पार्टिकुलरली बाय द सर्विक्स, और वो सिक्रेशंस बढ़ने से क्या होगा, वो फैसिलिटेट करेंगी ना फीटस को कि वो इजीली बाहर जा सके। ठीक है, अच्छा, दिस रिमूवल ऑफ द प्रोजेस्टेरोन ब्लॉक अकर्स, ये कैसे होता है? बिकॉज ऑफ फीटल कार्टिसोल, क्योंकि जो फीटल कार्टिसोल है दैट प्रोमोट्स, या आप कह सकते हैं दैट स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस ऑफ three enzymes that convert progesterone to estrogen। समझ रहे हैं बेटा बात को? ये प्रोजेस्टेरोन ब्लॉक कैसे हट रहा है? कोई ताकत है जो इसको हटा रही है, ऐसे नहीं हट रहा बेटा, बहुत सारे मजदूर आ रहे हैं जो इसको हटाने में मदद कर रहे हैं, इंजीनियर्स आ रहे हैं जो इसको रिमूव कर रहे हैं, और वो कौन है? वो है फीटल कार्टिसोल। क्योंकि फीटल कार्टिसोल क्या करेगा, वो एंजाइम्स बनाएगा। ठीक है, 3 एंजाइम्स, उनके नाम बाद में बताता हूं। वो 3 एंजाइम्स क्या करेंगे? उन तीनों एंजाइम्स का काम क्या है? उनका काम ही यही है कि ये जो प्रोजेस्टेरोन है इसको वो कन्वर्ट करेंगे किसमें? एस्ट्रोजन में। और जब प्रोजेस्टेरोन कन्वर्ट हो गया यानी ब्लॉक खत्म, और एस्ट्रोजन बना, तो हमें पता है एस्ट्रोजन क्या करता है? एस्ट्रोजन का काम ये हरकत को बढ़ाना, मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाना। प्रोजेस्टेरोन ने रोका हुआ था, लेकिन जैसे ही प्रोजेस्टेरोन गया, एस्ट्रोजन आया, तो उसने हरकत को बढ़ा दिया, और जब हरकत बढ़ेगी तो आसानी होगी। अच्छा, वो एंजाइम्स कौन है? कौन से हैं? 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, 1720 डिसम्यूटेस एंड एरोमेटेस, ये 3 एंजाइम्स हैं। 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज और 1720 डिसम्यूटेस और एरोमेटेस, इनका काम क्या है? दे कन्वर्ट प्रोजेस्टेरोन टू एस्ट्रोजन। ठीक है बेटा, क्लियर? क्लियर? इनका काम ही ये, इनका काम ही यही है कि प्रोजेस्टेरोन को एस्ट्राडाइल में कन्वर्ट करते हैं। ये एंजाइम्स 3, ये मैं नोट्स दूंगा उसमें लिखे होंगे 3 एंजाइम्स, डोंट वरी। ठीक है, एरोमेटेस और अपना हाइड्रोक्सिलेज और डिसम्यूटेस। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मैकेनिज्म ऑफ पार्चुरेशन आगे अभी है। फीटल कार्टिसोल आल्सो काजेस, फीटल कार्टिसोल एक तो एंजाइम्स की सिंथेसिस कर रहा है कि वो प्रोजेस्टेरोन को कन्वर्ट करें एस्ट्रोजन में, लेकिन साथ ही ये फीटल कार्टिसोल क्या कर रहा है? दैट स्टिमुलेट्स, दैट काजेस द प्लेसेंटा टू सिंथेसाइज PGF2 अल्फा, और ये साथ में प्लेसेंटा को ऑर्डर दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, मिस्टर प्लेसेंटा प्लीज मेक द PGF2 अल्फा। अब आपको पता है जब PGF2 अल्फा आएगा तो वो क्या करेगा? द सिंथेसिस ऑफ PGF2 अल्फा helps to end the progesterone block, क्योंकि हमें पता है बेटा कि PGF2 अल्फा कातिलाने कार्पस ल्यूटम है, इसका काम क्या है? Cl को तोड़ना। Cl टूटेगा तो क्या खत्म होगा? प्रोजेस्टेरोन ब्लॉक, क्योंकि हमें पता है कि Cl is the source of the progesterone। बेटा समझ रहे हो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, क्लियर हुआ? नाउ बोथ एस्ट्राडायोल प्रोस्टाग्लैंडिन एलिवेटेड, अब इन दोनों की लेवल बढ़ी हुई है।
अब दोनों की लेवल बढ़ी हुई है, PGF2 अल्फा भी ज्यादा है, एस्ट्राडायोल भी ज्यादा है, प्रोजेस्टेरोन कम हो गया. They will cause myometrium to get more active and begin to show more and more contractions. तो वो क्या करेंगे, मायोमेट्रियम को, हमें पता है कि इनका काम ही है कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाना. पहले एस्ट्रोजन अकेला था, हाणे बत 12, अब 2 हो गए, यानी काम आसान हो गया. अब दोनों क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस को धक्का देंगे और उसको बढ़ाएंगे. इज इट ओके? आगे चलते हैं. PGF2 अल्फा ये वैसे बता चुका. PGF2 अल्फा का काम है क्या, Cl को तोड़ना, एंड हेंस इट इज नोन एज किलर ऑफ द कार्पस ल्यूटम. ठीक है, और जब Cl जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन डिक्लाइन. बाबा समझो था पुत्र शायद? ठीक है जी. तो दोस्तों अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेजेस ऑफ पार्चुरेशन. जैसा कि अगर आपने कभी सुना हो या कहीं पर आपको जो है वो आपकी नज़र से ये चीज़ गुजरी हो, तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि देयर आर 3 मेजर स्टेजेस ऑफ पार्चुरेशन. नंबर फर्स्ट है डायलेशन ऑफ सर्विक्स, देन एक्सपल्शन ऑफ फीटस, एंड देन एक्सपल्शन ऑफ द फीटल मेम्ब्रेन. तो आइए पहले फर्स्ट स्टेज को डिस्कस करते हैं. डायलेशन ऑफ सर्विक्स. डायलेशन ऑफ सर्विक्स में क्या होता है, दैट इज इनिशिएटेड बाय, या आप कह सकते हैं स्टार्टेड बाय द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस. और हमें पता है ये कैसे शुरू होती है व्हेन देयर इज द रिमूवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन ब्लॉक. जीअं ई प्रोजेस्टेरोन ब्लॉक रिमूव थींदो आहे. ठीक, द फीटस स्टार्ट्स द फर्स्ट स्टेज ऑफ पार्चुरेशन. याद रखिएगा अगर हम डोमेस्टिक एनिमल्स की बात करते हैं स्पेशली, या ज़्यादा मोस्ट ऑफ द एनिमल्स के अंदर, मैमल्स के अंदर, जो फर्स्ट स्टेज है पार्चुरेशन की, उसको शुरू करने वाला कोई और नहीं बल्कि बच्चा होता है, यानी फीटस होता है. याद रहेगा? ओके. और ज़्यादातर ये क्वेश्चन कमीशन के एग्जाम्स में भी आता है कि हु स्टार्ट्स द फर्स्ट स्टेज ऑफ पार्चुरेशन. ठीक है, द एस्ट्राडायोल प्लस PGF2 अल्फा इंक्रीजेस. ठीक है, क्योंकि ये दोनों बढ़ रहे हैं. द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस बिगिंस टू पुश द फीटस. यूट्रस जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करता है, इन दोनों की लेवल बढ़ने से क्या होगा, यूट्रस जो है वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा. ठीक है, और जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो व्हाट विल हैपन, इट विल पुश द फीटस टुवर्ड्स द सर्फेक्स. ये धक्का मारेगा फीटस को कि आगे जाओ, दरवाजे की तरफ जाओ. समझ रहे हैं बेटा बात को? दरवाजा क्या है, वो दरवाजा है सर्विक्स. अप्लाइंग प्रेशर टू द सर्विक्स. जैसे ही फीटस दरवाजे पर पहुंचेगा तो क्या होगा, दरवाजे पर प्रेशर बढ़ेगा. ठीक है, यानी सर्विक्स पर प्रेशर बढ़ेगा. This pressure on the cervix that is brought about by increased myometrial contractions will activate pressure sensitive neurons located in the cervix. ये जो प्रेशर सर्विक्स के ऊपर बढ़ रहा है, who is responsible for this? myometrial contractions का ज्यादा होना. वो contractions क्या करेंगी, प्रेशर सेंसिटिव जो न्यूरॉन्स हैं उनको एक्टिवेट करेंगी, which are located in the cervix, the synapses in the spinal cord, and eventually synapses with the oxytocin. और फिर इसके साथ कौन मिलेगा, ऑक्सीटोसिन. तो प्रेशर और भी जो है वो बढ़ जाएगा. ऑक्सीटोसिन will get into the systematic circulation, यानी आप कह सकते हैं क्या, या करेक्ट, ये खून के अंदर आएगा, and will facilitate the uterine contraction which were initiated by the PGF2 alpha and estradiol. यानी जो कॉन्ट्रैक्शंस, जिन कॉन्ट्रैक्शंस को PGF2 अल्फा और एस्ट्रोजन ने शुरू किया था, ये ऑक्सीटोसिन उन कॉन्ट्रैक्शंस को और फैसिलिटेट करेगा और बढ़ाएगा. समझ रहे हैं बेटा बात को? यानी वो जो धक्के लग रहे थे, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो रही थी, ये ऑक्सीटोसिन उसमें थोड़ा और जो है उसको फैसिलिटेट करेगा. ओके. As a result of increased pressure on the cervix
and increased uterine contractions. जो ही जैसे ही प्रेशर बढ़ जाएगा सर्वेक्स और यूट्रस कंट्रक्शन बढ़ जाएंगी, then what will happen? Yes, जो बच्चा है, जो फीटस है, that will enter the cervix and first stage is completed. तो फीटस क्या करेगा? वो सर्वेक्स के अंदर दाखिल हो जाएगा, एंटर हो जाएगा, यानी दाखिली दरवाजे में आप कह सकते हैं कि वो दाखिल हो जाएगा। दाखिली दरवाजा कौन सा है? सर्वेक्स। और यहां पर ये जो फर्स्ट स्टेज है यानी कि डायलेशन ऑफ सर्वेक्स, दैट विल गेट कंप्लीटेड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, गुड। आगे चलते हैं। और ये है, आप देख सकते हैं, पहले डेवलपमेंट ऑफ अडर होती है, इसमें हाइपरट्रॉफी होती है सॉरी, एंड ओडिमा ऑफ द वल्वा। ये वाटर बैग, जैसे सिंधी में चवंदा आहिनि दिल्ली ॿाहिरि अचे भई, ईअं पढ़ो। You may see here the cervix is closed at the beginning of stage 1, यानी जो शुरुआत हो रही है स्टेज 1 की। तो ये जो बच्चा है ये देख रहा है सर्वेक्स को, दरवाजे को, लेकिन क्या है, यहाँ पर दरवाजा बंद है। ठीक है, लो जी, यहाँ पर ये दरवाजा खुल गया। द सर्वेक्स बिगिंस टू ओपन थ्रू आउट स्टेज 1। तो ये दरवाजा खुला है, तो क्या किया बछड़े ने? एंड द काफ एंटर्स द बर्थ कैनाल। ये इसने अपना पाँव जो है वो जमीन पर अब रख दिया। जमीन का मतलब है कि यानी कि सर्वेक्स पे, यानी अभी इसलिए बाहर वाली दुनिया में आना है और उसके जो मजे हैं और उसकी जो तकलीफें हैं उसको फेस करना है। ठीक है, तो अब दरवाजा इसके लिए खुल गया। आपने शुरू में देखा, शुरू वाली तस्वीर के अंदर, फोटो के अंदर, के दरवाजा जो था वो बंद था। ओके, इन द फर्स्ट स्टेज आप देख सकते हैं सर्वेक्स की डायलेशन एंड देयर इज अपीयरेंस ऑफ द वाटर बैग। ये जो है, ये वाली, दिस इज द वाटर बैग। तो यहाँ पर आपको वाटर बैग जो है वो दिखाई दे सकती है। तो ये वाटर बैग जो है वो अपीयर जो है वो नजर आ रही है। ठीक है, नाउ यू मे सी दिस इज द सेकंड स्टेज ऑफ पार्चुरेशन। यानी हम जैसे पहले थोड़ा हमने डिस्कस किया कि सेकंड स्टेज में क्या होगा, एक्सपल्शन ऑफ फीटस, यानी बच्चे को बाहर आना, यानी नॉर्मली से 2 से 4 घंटे लगते हैं। दिस रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग मायोमेट्रियल एंड एब्डोमिनल मसल कंट्रक्शन। इसमें 2 कंट्रक्शंस, स्ट्रॉन्ग कंट्रक्शन सिर्फ नहीं, स्ट्रॉन्ग, ज्यादा से ज्यादा कंट्रक्शंस रिक्वायर्ड हैं। यानी कौन सी? एक तो यूट्राइन और दूसरा एब्डोमिनल मसल्स की कंट्रक्शन। ओके, रिलैक्सिन एक हार्मोन है, वी नो दैट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द सीएल और द प्लेसेंटा, जिसको सीएल कार्पस ल्यूटम या प्लेसेंटा बनाता है। दैट डिपेंड्स ऑन द स्पीशीज, स्पीशी टू स्पीशी वेरी करता है, किस में कार्पस ल्यूटम, किसी में प्लेसेंटा बनाता है। खैर, तो ये जो रिलैक्सिन है, द सिंथेसिस ऑफ रिलैक्सिन दैट इज स्टिमुलेटेड बाय द PGF2 अल्फा। हमने डिस्कस किया कि फर्स्ट स्टेज में PGF2 अल्फा बन रहा है, तो वो PGF2 अल्फा जो है वो स्टिमुलेट करेगा किसकी सिंथेसिस? रिलैक्सिन हार्मोन की। ओके, नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिलैक्सिन? रिलैक्सिन विल कॉज अ सॉफ्टनिंग ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू इन द सर्विक्स। रिलैक्सिन क्या है कि वो कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं सर्विक्स के अंदर, ये उनकी सॉफ्टनिंग करवाएगा। ठीक, यानी रिलैक्स करेगा, दूसरे अल्फाजों में हम कहें, एंड विल प्रोमोट द इलास्टिसिटी ऑफ द पेल्विक लिगामेंट। और जो पेल्विक लिगामेंट्स हैं, वो जो पेल्विक के अंदर, पेल्विक कैविटी वाले जो धागे हैं, ये उन धागों की जो लचक है उनको प्रमोट करेगा, या आप कह सकते हैं बढ़ाएगा। Thus, hence, what will happen? This hormone, यानी relaxin prepares the birth canal for the easy passage of the fetus. तो ये जो हार्मोन है यानी रिलैक्सिन, ये बर्थ कैनाल को फॉर द इजी पैसेज ऑफ फीटस के आसानी के लिए, फीटस का जो रास्ता है उसको आसान करने के लिए, आसान बनाने के लिए क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है। किसको? बर्थ कैनाल को, ताकि वो जो बच्चा है वो आसानी से वहां से गुजर सके। ओके,
Now, estrogen elevation causes the cervix and vagina to produce mucus. This mucus washes out the cervical seal of the pregnancy. ये सेकंड स्टेज में हो रहा है, ठीक है, यानी एस्ट्रोजन की लेवल बढ़ रही है तो सर्विक्स और वजाइना को वो स्टिमुलेट कर रही है कि वो म्यूकस बनाए. दिस म्यूकस वॉशेस आउट द सर्वाइकल सील ऑफ द प्रेगनेंसी. ये म्यूकस क्या कर रही है, जो सर्वाइकल सील है प्रेगनेंसी की, ये उसको लेकर जा रही है. मतलब आप कह सकते हैं कि ये उसको बिल्कुल सील को ये तोड़ रही है या खत्म कर रही है, ठीक है. एंड लुब्रिकेट्स द सर्वाइकल कैनाल. और ये जो सर्वाइकल कैनाल है, बर्थ कैनाल है, एंड द वजाइना, ये उसको लुब्रिकेशन उसकी कर रही है. क्यों? फॉर द इजी पैसेज ऑफ द फीटस. अच्छा, म्यूकस क्या करेगी? यहां पर म्यूकस का काम है फ्रिक्शन रिडक्शन वाला, यानी म्यूकस विल रिड्यूस द फ्रिक्शन. ये रिड्यूस करेगी फ्रिक्शन. फ्रिक्शन समझो था पुट गाठ के चवंदा आहियूं सिंधी में गाठ. जीअं आयल जेको आहे उहे जेके ही हूंदा आहिनि, आयल लॻल हूंदो आहे, जेके मूविंग चेयर्स हूंदियूं आहिनि उन्हनि जे अॻियां हूंदा आहिनि पंहिंजो रोलिंग व्हील लॻल हूंदा आहिनि जेके फ्रिक्शन खे घटाईंदा आहिनि, या आयल जेको आहे उहो फ्रिक्शन खे घटाईंदो आहे. बिल्कुलु म्यूकस उहो कम थी करे. म्यूकस क्या कर रही है? दिस विल रिड्यूस द फ्रिक्शन. ये फ्रिक्शन को कम करेगी एंड विल इनेबल द इजी एग्जिट ऑफ द फीटस. यानी बछड़ा आसानी से, आराम से जो है वो एग्जिट कर सके, दरवाजे से बाहर निकल सके, बाहर वाली दुनिया में आ सके. समझ में बेटा? ओके, ग्रेट. Due to the continuous myometrial contraction, the feet and head of the fetus begin to put pressure on the fetal membrane. समझ में? लगातार ये जो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं तो क्या होगा इससे? जो बच्चे के पांव हैं, जो उसके हेड है, वो प्रेशर लगाएंगे. दे विल बिगिन टू पुट प्रेशर ऑन द फीटल मेम्ब्रेन. फीटल मेम्ब्रेन पर उनका प्रेशर पड़ेगा. व्हेन द प्रेशर रीचेस अ सर्टेन लेवल, जब प्रेशर एक लेवल पर पहुंचेगा यानी बढ़ जाएगा उस लेवल से, देन व्हाट विल हैपन? द मेम्ब्रेन रप्चर्स. मेम्ब्रेन रप्चर होगी विद सब्सिक्वेंट, यानी कि नेक्स्ट क्या होगा? देयर विल बी लॉस ऑफ एमनाइटिक एंड एलेंटोइक फ्लूइड. वो जो एमनाइटिक फ्लूइड्स हैं, जो एलेंटोइक फ्लूइड्स हैं, उनका लॉस होगा. दीज फ्लूइड्स आप कह सकते हैं, या दिस फ्लूइड विल आल्सो लुब्रिकेट द बर्थ कैनाल. एक तो म्यूकस लुब्रिकेशन कर रही थी बर्थ कैनाल को, और दूसरा ये जो फ्लूइड्स हैं एमनाइटिक और एलेंटोइक फ्लूइड, ये भी क्या करेंगी? ये बर्थ कैनाल को और ज्यादा लुब्रिकेट करेंगी. वंस द फीटस, एज द फीटस, जैसे ही फीटस दाखिल होगा इनटू द बर्थ कैनाल में, इट गेट्स हाइपोक्सिक. हाइपोक्सिक पता है क्या? हाइपो मीन्स लो, ऑक्सिक मीन्स ऑक्सीजन, मीन्स डिप्राइव्ड ऑफ एडिक्वेट लेवल ऑफ ऑक्सीजन. तो वो जो बच्चा है जैसे ही बर्थ कैनाल में दाखिल हुआ तो ऑक्सीजन की कमी महसूस करेगा. द क्वेश्चन इज व्हाई? क्यों? द आंसर इज सिंपल. यस आप बताएं. बिल्कुल शाबाश बेटा. इसलिए क्योंकि वो जो उसका मां से कनेक्शन था ऑक्सीजन वाला, वो अभी टूट चुका है, तो इट विल फील डिप्राइव्ड ऑफ एडिक्वेट लेवल ऑफ ऑक्सीजन. ओके, दिस हाइपोक्सिया. अब ये जो बच्चा ऑक्सीजन की कमी फील करेगा, इसका भी एक फायदा है. दिस विल प्रोमोट फीटल मूवमेंट. इससे फीटस की मूवमेंट बढ़ जाएगी. एंट्रॉन विल प्रोमोट फर्दर मायोमेट्रियल कंट्रैक्शंस. और इससे क्या होगा? और ज्यादा यूट्राइन कंट्रैक्शंस होंगी. ओके, नाउ हियर द फीटस इज कंट्रोलिंग इट्स एग्जिट फ्रॉम द यूट्रस. समझ रहे हैं बेटा बात को? अब यहां पर क्या हो रहा है? ये जो बच्चा है ये अपने एग्जिट को, किसको? एग्जिट को कंट्रोल कर रहा है फ्रॉम द यूट्रस में से. द यूट्राइन कंट्रैक्शंस आर accompanied by abdominal muscle contractions of the dam. यूट्राइन कंट्रैक्शन उसके साथ साथ एब्डोमिनल मसल कंट्रैक्शंस जो है मदर की, एंड डैम मींस मदर. ओके, दे विल फर्दर हेल्प इन द एक्सपल्शन ऑफ द फीटस. इससे क्या होगा? और मदद मिलेगी बच्चे को एक्सपल्शन में, यानी बाहर आने में. यू मे सी दिस इज द सेकंड स्टेज ऑफ पार्चुरेशन. ये बच्चा अभी बाहर आ रहा है.
नाउ द थर्ड स्टेज ऑफ पार्चुरेशन, यानी थर्ड स्टेज क्या है? एक्सपल्शन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन। इसके हवाले से बताता चलूं कि नॉर्मली अगर काउ की बात करें तो 2 से 8 घंटे या कुछ बुक्स लिखते हैं 10 घंटे लगते हैं। दिस रिक्वायर्स मायोमेट्रियल कंट्रक्शंस। एबनॉर्मल है यानी नॉट नॉर्मल इफ मोर देन 12 आवर्स, यानी अगर 12 घंटे से ज्यादा का टाइम लग जाए तो ये क्या होगा? दैट इज एन एबनॉर्मल। ओके, तो फिर हमें जो है वो वेटनेरियन को जो है वो अप्रोच करना चाहिए, या फिर उस कंडीशन में जो ओनर है जानवर का उसे चाहिए कि वो पहले तो मेडिसिनल ट्रीटमेंट में जाए बाय द एडवाइस ऑफ द रजिस्टर्ड वेटनरी मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी कि जिसमें एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन और पीजीएफ2 अल्फा का यूजेज करते हैं, डेक्सामेथासोन भी लगाते हैं, या फिर बाद में वो जाते हैं अगर उससे भी रिमूव नहीं होता तो फिर वो मैनुअल जो है रिमूवल पर जाते हैं। बट रिमेंबर बुक्स are not recommending the manual removal of the fetal membrane. Okay, myometrial contractions continue after expulsion of the fetus although they are not as strong. समझ रहे हैं बेटा बात को? यानी बच्चा बाहर आ गया है उसके बाद भी कंट्रैक्शंस रहती हैं, वो अलग बात है कि वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी बच्चा बाहर आने के वक्त यानी कि सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में होती हैं। These contractions, ये जो contractions है मायोमेट्रियम की, यूट्रस की, they cause expulsion of the placenta। इससे क्या होगा? प्लेसेंटा बाहर आ जाएगा, फीटल मेम्ब्रेन बाहर आ जाएगी। ओके, अच्छा नाउ अब रिकेप करते हैं। वेरी सिंपल, अगर रिकेप करें इसको या रैप अप करें, रैप इट अप, तो क्या होता है? वंस द यूट्राइन क्राउडिंग, यानी कि यूट्राइन का आप यूं भी कह सकते हैं कि यूट्रस इंक्रीजेज इन द साइज, और बच्चा हैवी हो जाता है साइज में यूट्रस की। एक मतलब आप कह सकते हैं कि जब प्रेगनेंसी या गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो व्हाट विल हैपन? देयर विल बी द रिलीज ऑफ fetal ACTH, fetal adenocorticotropic hormone. This will cause the release of fetal cortisol. अब fetal cortisol क्या करेगा? fetal cortisol एक तो स्टिमुलेट करेगा प्लेसेंटा को, प्लेसेंटल को, के वो जो प्रोजेस्टेरोन है, प्लेसेंटल प्रोजेस्टेरोन, that should be converted into the estradiol by the help of the enzymes। वो जो 3 enzymes हम डिस्कस कर चुके, 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, 1720 डिस्मोलेज एंड एरोमेटेज। ओके, तो उनकी मदद से क्या होगा? ये जो प्लेसेंटल प्रोजेस्टेरोन है ये कन्वर्ट होगा एस्ट्राडायोल में। ओके, एक काम तो ये हुआ। दूसरा काम फीटल कार्टिसोल क्या करेगा? इट विल कॉज द रिलीज ऑफ, या आप कह सकते हैं इट विल स्टिमुलेट द पीजीएफ2 अल्फा रिलीज। तो पीजीएफ2 अल्फा रिलीज होगा। पीजीएफ2 अल्फा क्या करेगा? एक तो ल्यूटियोलाइसिस करवाएगा, दूसरा इट विल कॉज द सिंथेसिस ऑफ, प्रोमोट द सिंथेसिस ऑफ रिलैक्सिन। और रिलैक्सिन का काम ही है, जैसे कि नाम खुद बता रहा है, रिलैक्सिन का काम ही है रिलैक्स करना। तो रिलैक्सिन विल कॉज द रिलैक्सेशन ऑफ द पेल्विक लिगामेंट्स। ओके, ये पेल्विक लिगामेंट्स को रिलैक्स करेगा। अच्छा, अब एस्ट्राडायोल की लेवल बढ़ चुकी है। एस्ट्राडायोल जो है वो इंक्रीज करेगा सीक्रेशंस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, विल इंक्रीज द मायोमेट्रियल कंट्रैक्शंस। पीजीएफ2 अल्फा एक तो ल्यूटियोलाइसिस करवा रहा था, दूसरा ये भी प्रेशर डालेगा। ओके, एस्ट्राडायोल भी प्रेशर डालेगा, एंड that will cause the stimulation of the cervix and will cause the release of oxytocin। और जब ऑक्सीटोसिन होगा, रिलीज होगा, तो ये ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर जो है वो डालेगा अपना क्या कहते हैं सर्वाइकल कैनाल पर, एंड दैट विल रिजल्ट इन द बर्थ ऑफ द fetus। okay, now carving assistance you may see here। First of all, 4 limbs must be present in birth canal। Head lies on 4 limb। वो जो उसका हेड है उसको 4 limbs के ऊपर होना चाहिए, या अगर पोजीशन ठीक नहीं है तो उसको करेक्ट किया जाए। Presentation should be anterior। Position should be dorsosacral। Dorsosacral position उसकी होनी चाहिए। And the limbs should be fully extended। और जो limbs हैं बछड़े के वो fully extended होने चाहिए। ओके,
Thank you so much. So this was all about the parturition. Thanks.